हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब। यू आर वाचिंग टारगेट आईएएस। लॉकडाउन और कोरोना के चलते हुए आपने काफ़ी बार सुना होगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में सेक्शन 144 सीआरपीसी लगाया गया है। उसी के साथ गवर्नमेंट ने एपिडेमिक एक्ट और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 भी लागू कर दिया गया है। आज के इस सेशन में हम यही देखेंगे कि ये तीनों एक्ट है क्या, इनके प्रोविजंस क्या है, आखिर ये क्यों लगाए जाते हैं और इसके डिटेल्स क्या है। ये लाइक एक्ट क्या प्रोविजन और क्या ताल्लुक रखते हैं अभी के करंट कोरोना के सिचुएशन में। तो शुरू करते हैं। सीआरपीसी सेक्शन 144 है क्या। ये देखिए, ये एक कॉलोनियल गवर्नमेंट का लॉ था। जब हमारे देश में इंग्रज थे तो उन्होंने ये लॉ बनाया था कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए। तो इसको बार बार अमेंड कर दिया गया है। इसको 1973 में भी अमेंड कर दिया गया था। सेक्शन 144 का मतलब होता है कि तीन या तीन से ज़्यादा लोग एक कट्टे जमा नहीं हो सकते, यानी कि असेंबली नहीं कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये सीरियस सिचुएशन है तो गवर्नमेंट ये भी बता सकती है कि सिंगल इंडिविजुअल भी बाहर नहीं निकल सकता है। जो अभी सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, अभी लॉकडाउन के चलते एक भी आदमी बाहर नहीं चाहिए, ऐसे भी कुछ रेड जोन में प्रोविजंस किए गए हैं। ये प्रोविजंस लगाने का अभी किसको अधिकार है या कौन ये लगा सकता है, तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, जिन्हीं को हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बोलते हैं, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट भी बोला जाता है, और ऐसी अथॉरिटी जिसको हमारे अपने स्टेट गवर्नमेंट ने परवानगी दी है और एम्पावर्ड किया है लगाने के लिए, तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है ये लॉज इनेक्ट और इन्वोक करने के लिए। तो इसका मतलब, ये जो एक्ट का पर्पज़ है वो यह है कि अगर हमें लगता है कि कोई एप्रीहेंडेड डेंजर है या कोई जगह पर इमरजेंसी या कोई ऐसी सिचुएशन होने वाली है, तो उसको हम पहले ही प्रिवेंट कर सके, इसलिए ये एक्ट हम इनोक करते हैं। अभी इसमें मेनली तीन चीज़ों पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। एक होता है हमारा मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शंस। हम एक घूमने का रेस्ट्रिक्शन जो होता है उस पे लगाया जाता है। हम कुछ एरिया नहीं घूम सकते हैं या पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। दूसरा टाइप होता है आर्म्स को हम कैरी नहीं कर सकते। और तीसरा होता है असेंबलिंग अनलॉफुली, हम कहीं पे इकट्ठा नहीं हो सकते। तो इन तीन चीज़ों पे मेनली इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। अभी इसका ड्यूरेशन कितना होता है, तो सेक्शन 144 जो सीआरपीसी होता है, सीआरपीसी को हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, और दो एक्ट होते हैं मेनली, जो होता है आईपीसी इंडियन पिनल कोड और सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड। तो इसमें से जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 144 है वो ऐसे कहता है कि इसको 2 मंथ से ज़्यादा हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल जब तक स्टेट गवर्नमेंट इसको नेसेसरी नहीं समझता है। पूरा लॉ टोटल जिस दिन से हमने इनोक किया उसके आगे 6 मंथ से ज़्यादा नहीं रह सकता है, यानी कि इसका मैक्सिमम टाइम होता है 6 मंथ्स। अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऑब्जर्वेशन या उसकी जजमेंट दी थी ये लॉ को लेके। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दो चीज़ें कही थी। एक तो थी कि जब आप ये इम्पोज करेंगे तो वहाँ पे एप्रीहेंडेड डेंजर होना चाहिए, वहाँ पे डेंजर दिखना चाहिए। ऐसे ये सब्जेक्टिव चीज़ है काफ़ी। अगर हम जैसे प्रेडिक्ट करेंगे वैसा वो हम उसका मीनिंग ले सकते हैं। तो डेंजर मस्ट बी एन इमरजेंसी। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो डेंजर है वो इमरजेंसी सिचुएशन ही होना चाहिए, तब आप इसको लगाइएगा, तभी ये वैलिड होगा। सेकंड रहेगा सेक्शन 144, ये रीजनेबल होना चाहिए और बोनाफाइड भी होना चाहिए। रीजनेबल का मतलब होता है इसको कुछ रीजनिंग होना चाहिए या रीजन बेस होना चाहिए ये लगाने के लिए। और एक चीज़ होती है बोनाफाइड, जिसका मतलब होता है जेन्यून। इसको लॉ की टर्म में हम जेन्यून या ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। जैसे अगर लगाने का है तो आप एक रीज़न क्लैरिफाई होना चाहिए कि ये रीज़न के लिए हमने ये लगाया हुआ है। ये तो ये कुछ चीज़ें थी सेक्शन 144 के बारे में। दूसरी चीज़ हम देखेंगे एक्ट इपिडेमिक डिसीज एक्ट। ये तब लगाया जाता है जब हमारे कंट्री में कोई भी इपिडेमिक आता है या कोई रीजन या कोई स्टेट के किस रीज पार्ट में आता है, तब ये हम एक्ट इनोक करते हैं। ये एक्ट 1897 का है, जो ब्रिटिश कालीन एक्ट है, फिर से जो ब्रिटिशों के टाइम में बनाया हुआ था। तो इसका जो सेक्शन 2 होता है अभी वो हमारे कंट्री में इन्वोक किया है हेल्थ मिनिस्ट्री के एडवाइस पे। अभी सेक्शन 2 है क्या, तो इसमें हम जानेंगे 4 सेक्शन है टोटल। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई एपिडेमिक आए या डिसीज आए तो उसको कर्टेन करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए एपिडेमिक डिसीज एक्ट लगाया जाता है। ये इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि एपिडेमिक डिसीज एक्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट है। अभी हम देखेंगे कि सेक्शंस है क्या इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक आता है सेक्शन 1। सेक्शन 1 में ये बताया जाता है कि इस लॉ का टाइटल क्या है,
और उसका एक्सटेंड क्या है। दूसरा सेक्शन आता है स्पेशल मेजर्स, तो उसमें ये स्टेट गवर्नमेंट को स्पेशल एम्पावर्ड करता है कुछ स्पेशल मेजर और रेगुलेशन लेने के लिए। अगर इपिडेमिक की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कोई एरिया में, सपोज एग्जांपल देखें तो अगर मुंबई में कोरोना की सिचुएशन काफ़ी डेंजर हो जाती है, तो गवर्नमेंट उसमें सेक्शन 2 के अंतर्गत कुछ स्पेशल प्रोविजन और रेगुलेशन लगा सकता है। अनदर प्रोविजन आता है सेक्शन 2A। तो ये सेक्शन के अंतर सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कुछ स्टेप लेने के लिए। जो सेक्शन 2 स्टेट के लिए, सेक्शन 2A ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सेम प्रोविजन है। हेल्थ ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसीलिए सेक्शन 2 इशू होगा, स्टेट इसको इशू करेगा। बट अगर सिचुएशन ग्रेव होती है या नीड पड़ती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भी इसको एडवाइस और डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को, जो अभी मिनिस्ट्री ने दिया हुआ है कि आप इसको लगाइए, आप इसको इन्वोक कीजिए, सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब है। उसके बाद आता है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में आता है पेनल्टी फॉर डिसओबीडियंस। अगर आप इसको लॉ को नहीं मानते या इसमें कोई भी वायोलेशन करते हो, तो आपको इसमें जो पेनल्टी होनी चाहिए या कोई प्रोविजन होती है, तो उसका सेक्शन 3 में बताया गया है। जैसे अभी आपने काफ़ी न्यूज़पेपर में सुना ही होगा कि इपिडेमिक डिसीज एक्ट के अंतर्गत यहाँ पे इन पे केसेस फाइल कर दिया गया है, ये पर्सन पे केस फाइल करते, तो वो होता है सेक्शन 3 के अंतर्गत। अनदर आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में आता है लीगल प्रोटेक्शन टू इम्प्लीमेंटिंग ऑफिसर। जो भी इसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी होती है उसको ये इम्यूनिटी और एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है, उसको एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हमने देखे सेक्शन 1, 2, 3, 4, सेक्शन 2A। अभी आगे देखते हैं इसमें पेनाल्टी क्या होती है। अगर हम इसको वायलेट करते हैं या इसका उल्लंघन करते हैं, तो इसमें या किसी भी हेल्थ केयर पर्सनल पे हम इंजुरी करते हैं, तो इसमें जो सज़ा हो सकती है वो 3 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक हो सकती है, और फाइन भी 50,000 से लेके 2 लाख तक हो सकता है। अभी ये इपिडेमिक एक्ट के हम एग्जाम्पल अगर बताएं, तो जब 2009 में स्वाइन फ्लू आया था पूना में, तब ये सेक्शन 2 गवर्नमेंट ने इनोक किया था। तो इसकी अंतर्गत कुछ स्क्रीनिंग सेंटर जो थे वो भी ओपन कर दिए गए थे सिविक हॉस्पिटल में। कोरोना के चलते भी गवर्नमेंट ने इसके फिर से 2020 में इसका इनोक और इसको लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट एक्ट आता है हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये एक्ट इसलिए बनाया गया था कि ताकि अगर कोई डिजास्टर या आपत्ति आती है तो हम उसको इफेक्टिवली टैकल कर सके। सबको पता ही होगा कि 2004 में एक इंडियन ओशन में हमारे जो काफ़ी बड़ी सुनामी आई थी, तो उससे हमें काफ़ी डैमेज हुआ था। तब हमारे गवर्नमेंट को ये लगा कि हमने एक ऐसा एक्ट बनाना चाहिए, ऐसी एक एजेंसी चाहिए जो डिजास्टर को इफेक्टिवली, इफिशिएंटली और टाइमली डील कर सके। इसी के चलते गवर्नमेंट ने एक कमिटी के रिकमेंडेशन पर 2005 में एक एक्ट लाया था। उसको हम बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ऐसे 3 टियर हमने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया था। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो हेड होते हैं नेशनल लेवल पे, वो होते हैं हमारे पीएम। अभी जो एनडीएमए अथॉरिटी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है इन इंडिया। एपेक्स का मतलब होता है ये टॉप बॉडी है। जैसे हम सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट कहते हैं, एपेक्स कोर्ट मीन्स टॉप। उससे ऊपर वो कोई एजेंसी है नहीं जो उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से डील कर सके। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जब भी कोई एजेंसी किसी लॉ या एक्ट से बनाई जाती है, उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। अगर कोई एजेंसी, इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल, उससे बनाई जाती है, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, एमपीएससी, ये हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो एनडीएमए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसमें थर्ड टाइप भी आता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है और उसमें कोई एक्ट भी बनाया नहीं है। जैसे प्लानिंग कमीशन, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी थी जिसको एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से गवर्नमेंट ने बनाया था। तो ये हमने देखा 3 टाइप बॉडी के स्ट्रक्चर कैसे होता है। एनडीए में देखा हमने कि 3 टियर स्ट्रक्चर है, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसके हेड होते हैं पीएम। एनडीएमए का जो उद्दिष्ट है वो है सेफ और डिजास्टर रेसिलिएंट इंडिया। रेसिलिएंट का मतलब होता है कोई भी अगर डिजास्टर आता है या कोई भी आपत्ति आती है, तो इंडिया को मिनिमम डैमेज हो सके और उसको हम मिटिगेट कर सके, यानी कि प्रिवेंट कर सके आने के पहले। तो इसका ये विजन है। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस। अभी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन में आपने सुना होगा कि हमने अरबी समुद्र या बे ऑफ बंगाल में या हमारे जो किनारे प्रदेश है उसमें हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम फिट किया है। इसका मतलब होता है अगर कोई सुनामी या अर्थक्वेक आता है वहाँ पर, तो वो वार्निंग सिस्टम्स
हमारे सर्वर में या हमारे सेंटर में, नोडल सेंटर में हमें वार्निंग देंगे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। तो हम उससे क्या होगा, हम प्रिवेंट कर सकेंगे, मिटिगेट कर सकेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बताया तो जब ओडिशा में अभी साइक्लोन आया था, तो साइक्लोन की वार्निंग अर्ली वार्निंग सिस्टम था, तो उसने गवर्नमेंट को पहले ही नोटिफिकेशन या इंफॉर्मेशन दे दी थी कि ये साइक्लोन आने वाला है। तो हमने वहाँ पे जो हमारी कैजुअलिटी, मिनिमल कैजुअलिटी थी वहाँ पे, ऑलमोस्ट नो कैजुअलिटी। तो ये ऐसे अर्ली वार्निंग सिस्टम या टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस हमें हेल्प कर सकते हैं। अभी जो डिजास्टर मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट आता है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल में 3 टॉपिक दिए हुए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसपे यूनियन ही लॉ बना सकता है, स्टेट नहीं बना सकता। सेकेंड आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट भी एक्ट बना सकता है और इसे पार्लियामेंट भी बना सकता है। थर्ड आता है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों भी, पार्लियामेंट भी बना सकते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकते हैं। ये हो गए 3 लिस्ट। तो इसमें से जो नेशनल डिजास्टर जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट में आता है। अभी इसको और इंस्टीट्यूशनल और अच्छा एक सेटअप देने के लिए उसी एक्ट के अंतर्गत हमने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी क्रिएट किया था। अभी आपने काफ़ी सुना होगा कि केरला या तमिलनाडु में जब फ्लड्स आए थे तो वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम भेजी गई थी, या आपने न्यूज़ में देखा होगा। तो एनडीआरएफ की टीम ये स्पेशलाइज फोर्स है जिसको हम डिप्लॉय करते हैं। ये स्पेशलाइज फोर्स होता है, इसका काम होता है जहाँ पर भी डिजास्टर या आपत्ति आए वहाँ से जल्द रिस्पॉन्स दिया जाए और सिचुएशन को हैंडल किया जाए। नेक्स्ट आता है इसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट स्टेट लेवल पे होते हैं, जिसका हेड सीएम होते हैं। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, तो उसके हेड होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर, जिसे हम कहते हैं, या डेप्यूटी कमिश्नर। नेक्स्ट आता है इसके अभी इश्यूज क्या है एनडीएमए के, तो इसके 4 या 5 मेन इश्यूज है। उत्तराखंड जब फ्लडिंग हुई थी तो ये लोगों को बताने में फेल हो गए थे, इन्होंने जल्दी से लोगों को बताया नहीं था कि ये आने वाला है, या मिटिगेट जिसको हम कहते हैं, तो वो उसमें फेल हो गए थे। ये मेजर क्रिटिसिज्म है। ये भी बताया जाता है कि ये डिजास्टर के बाद जो हेल्प मिलनी चाहिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस होने चाहिए, उसमें कहाँ पे कमियां रह जाती है, इतना जितना वो चाहिए उतना नहीं होता है। ये एक मेजर क्रिटिसिज्म होता है। अनदर क्रिटिसिज्म ये होता है कि जो कैग की रिपोर्ट होती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं इंडिया, जिसे हम महालेखापाल कहते हैं, वो जो ऑडिट करते हैं तो उन्होंने कुछ चीज़ें इसमें नोट डाउन की थी, जैसे कुछ फ्लड मैनेजमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं डिले होते हैं। इसकी वजह से बाढ़ आने की संभावना भी ज़्यादा होती है और डिजास्टर मैनमेड हो जाती है या ज़्यादा आने की संभावना बढ़ जाती है। बाद में ये भी देखा गया था कि जो रिवर एक्टिविटी होती है उसको भी कंप्लीशन नहीं किया गया था। अभी इसका हम एग्जाम्पल बताएं तो आसाम, नॉर्थ बिहार और यूपी में काफ़ी टाइम फ्लड्स आते हैं। इसका रीज़न यही है कि जो रिवर्स का जो बैंकिंग एम्बैंकमेंट होना चाहिए वो ठीक तरीके से नहीं हुआ, उसमें डिले रह गए या काम अधूरे रह गए। केरला फ्लड में और चेन्नई फ्लड में जो हमने देखा था मेनली, तो वहाँ पर भी यही क्रिटिसाइज हुआ था कि एनडीआरएफ का जो प्रिपेयर्डनेस है वो अप टू द लेवल नहीं है, या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अप टू द मार्क प्रिपेयर्डनेस है नहीं। तो ये मेनली 3 क्रिटिसिज्म है। बाद में अभी इस पे क्या किया जाए या सोल्यूशन क्या होगा, तो प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन का इनको ज़्यादा ट्रेनिंग अच्छे से दिया जाए। उसके बाद में अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने ज़्यादा अच्छे से डिप्लॉय करनी चाहिए। हर रीजन में, हर एरिया में हमने जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ पर डिजास्टर को मैपिंग करके, उनको जान के एक डेटाबेस क्रिएट करके वहाँ पर वो सिस्टम डिप्लॉय कर दी जाए। उससे हम अर्ली रिस्पॉन्स कर सकते हैं और जो डैमेज होगा वो हम बचा सकते हैं। थर्ड ये होगा कि कम्युनिटी, एनजीओ, हम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, जो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होते, और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम सीएसओ बोलते हैं, ये तीनों को और मीडिया को अगर हम इन्वॉल्व कर सके तो उससे होलिस्टिक कोऑर्डिनेशन होगा, ज़्यादा बेटर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन होगा, और जो पोस्ट डिजास्टर रिकवरी है या रेस्क्यू ऑपरेशंस वो काफ़ी अच्छे से हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बिकॉज कम्युनिटी एनजीओ जो होते हैं वो फर्स्ट लाइन आर्मी, या फर्स्ट लाइन हम उसको बोलते हैं डिफेंस होते हैं। जब भी कोई डिजास्टर आता है तो फ्रंट लाइन पे हमारे एनजीओज, कम्युनिटी होती है, तो उन्हें प्लान में लेना या उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होता है। अनदर होता है कि हम काफ़ी बार देखते हैं कि जापान में, चाइना में अर्थक्वेक आते हैं, सुनामी आते हैं, बट उनको इतना डैमेज नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि उनका जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, उनका जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, या उनका जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप है वो काफ़ी तगड़ा और स्ट्रांग है, रोबस्ट है वो। तो उससे हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं और हमारे यहाँ पर
लोकल कंडीशन के हिसाब से उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें देखी हमने, आज 3 टॉपिक डिस्कस किए। सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी क्या था, बाद में देखा इपिडेमिक डिसीजेस एक्ट क्या था, कौन लगाता है, उसके प्रोविजंस क्या है। थर्ड डे का हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या है और उसके हेड जो पीएम होते हैं वो हमने डिस्कस किया। थैंक यू फॉर लिसनिंग।